रुपेश सांख्य भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलारा कैपिटल से, पावर को अच्छे से ट्रैक करते हैं, इसलिए एक व्यू और भी आपको सुना देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए आपका ये पावर को लेकर जो भी कशमकश चल रहा है। रुपेश, बहुत शुक्रिया। हमारे रिपोर्टर भी कह रहे हैं कि सरकार सचेत है और इसके लिए फौरी कदम उठाए जाएंगे अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो। दूसरा, खुद सेक्रेटरी ने कहा है कि कोयले की कोई कमी नहीं है। आप इस खबर को कैसे एनालिसिस करते हैं? वास्तव में यही सच है या फिर आपको कहीं कुछ और दिख रहा है? इसलिए क्या हुआ है कि लास्ट टाइम ये अगस्त में कुछ बारिश नहीं हुआ। उसके कारण सिस्टम में जो डिमांड है तो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो गया। जैसे एग्री डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड, कमर्शियल डिमांड, ऑल सेगमेंट से हमने देखा कि जो पीक डिमांड है जो 240 235 तक आ गया। और क्या होता है कि एनुअली जो मेंटेनेंस होता है प्लांट का, वो नॉर्मली वो लोग मानसून के टाइम पे शेड्यूल करते हैं। तो उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि पावर डिमांड 235 गीगावाट तक आएगा। उसके कारण 35 से 40 गीगावाट है जो प्लांट मेंटेनेंस और आउटेज में चल रहे हैं। अगर हाइड्रो का जनरेशन देखेंगे तो ये टाइम हम लोग ने देखा 5 गीगावाट के आसपास कम हुआ है। गैस का अवेलेबिलिटी के इश्यूज के कारण गैस का भी जनरेशन नीचे है। तो जो जो सप्लाई चाहिए था सिस्टम में वो उतना नहीं है, और डिमांड सडनली हमने देखा जाए तो उसके वजह से हमने देखा कि बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। कोल का इंडिया का प्रोडक्शन काफी हद तक अच्छा इंप्रूव हुआ है। तो हो सकता है कि हमने देखा कि लास्ट में कि लोड शेडिंग बढ़ रहा है रूरल एरियाज में, और इलेक्शन के कारण हमें लगता है कि आगे 6 से 8 महीने में गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए कि लोड शेडिंग हो या आउटेजेस हो। तो ट्राई कर रहे हैं कि सब हद तक की रेक्स अवेलेबिलिटी, कोल का सप्लाई, पावर का सप्लाई अच्छी तरह से होना चाहिए। तो वो सिचुएशन अवॉइड करने के लिए हमें लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर सब सारे मेजर्स अप्लाई कर रहे हैं कि कोल का इंप्रूवमेंट कैसे हो, इम्पोर्टेड प्लांट चलना चाहिए। उस कारण मुझे लगता है कि ये अर्ली मेजर्स है कि ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए जनवरी फरवरी मंथ में इलेक्शन के टाइम। इसलिए मुझे लगता है ये सब इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली सब कंपनीज को होने वाला है। पर हमें लगता है कि जनरेशन ग्रोथ जो अगस्त में देखा है 16-17% का वाई ग्रोथ हुआ है, तो आने वाले दिन में भी इस टाइप का डबल डिजिट ग्रोथ जनरेशन रहेगा जो हिस्टोरिकल हाई लेवल पे चलता रहेगा। ठीक है रुपेश, तो जनरेशन ग्रोथ होती रहेगी। रुपेश जी, अब ये बताइए कि मान लीजिए अगर कोई पावर सेक्टर को देखिए, अगर कोई निवेश करना चाह रहा है या फिर अगर किसी की पहले पोजीशन है, क्योंकि क्या जनरेशन हो, फाइनेंसिंग हो, हाइड्रो या फिर सोलर पावर यूटिलिटीज़, हर जगह तेज़ी हमने देखी है। और ये जो सिचुएशन बन रही है कि पावर की कहीं ना कहीं डिमांड ज़्यादा हो रही है, मानसून के चलते थोड़ा सा असर पड़ा। आप ये बताइए कि कौन से स्टॉक्स अभी भी सेफ हैं? आप फाइनेंसिंग वाली कंपनियों के साथ जाएंगे, जनरेशन वाले के साथ जाएंगे, या फिर पावर यूटिलिटीज वाले के साथ? देखो अभी ये जो पावर के वो सारे इकोसिस्टम को बेनिफिट हो रहा है। अब आप अगर रेगुलेटेड प्लेयर्स को देखेंगे तो उनका जो आरओई हुआ 17-18% है। बेटर कैपिटल अलोकेशन हो रहा है बिकॉज ग्रीन ट्रांजिशन का बेनिफिट हमें ऐसा लग रहा है कि जो कन्वेंशनल प्लेयर है उनको ज्यादा ज्यादा बेनिफिट हो रहे हैं। और स्टॉक का वैल्यूएशन काफी हिस्टोरिकल लेवल पे काफी अट्रैक्टिव था। मतलब इतना अगर अच्छा आरओई है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेडी है, तो भी दिस ये रेगुलेटेड प्लेयर है वो जो 1 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहे थे, 7 to 8 टाइम्स पी मल्टीपल चल रहे थे, वेरी वेरी अट्रैक्टिव था। तो मुझे लगता है री रेटिंग होना बाकी था, जो अभी लास्ट 6 से 9 मंथ में हमने देखा कि री रेटिंग हुआ है। अभी ये डिमांड सप्लाई मिसमैच का जो बेनिफिट हो रहा है उनको कि केएलएफ में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंसेंटिव इनकम बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली उसका भी अर्निंग में थोड़ा उनको अपसाइड मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रेगुलेटेड प्लेयर हम लोग इस लेवल पे एनटीपीसी को बेट कर रहे हैं। हाइड्रो स्पेस में काफी सारा एक्शन हुआ है, जो हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन स्कीम आया है उसके वजह से हमने देखा कि हाइड्रो पंप स्टोरेज और कन्वेंशनल हाइड्रो वो स्पेस में नेक्स्ट 10 से 15 साल में काफी अच्छा तरह से पॉलिसी डेवलपमेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है वो कंपनी जो है एनएचपीसी, एचजेवीएल, उसमें ये लेवल पे हमें लगता है कि वैल्यूएशन अच्छा है। जो एंसिलरी कंपनीज है जैसे पीटीसी इंडिया, आईएक्स इंडिया, उसमें डिमांड सप्लाई मिसमैच की वजह से उनका एक्सचेंज वॉल्यूम बढ़ रहा है, बायलैटरल मार्केट में अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो उस कंपनीज को बेनिफिट हो सकते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स में हम लगता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा मिला है उनको। 2.5x प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है, 20-25 का पी मल्टीपल चल रहा है। तो मुझे लगता है प्राइवेट प्लेयर्स में इस लेवल से हमें ज्यादा तेजी नहीं लग रहा है। लेकिन जो एंसिलरी कंपनीज है, पीएफसी, आरईसी, पीटीसी इंडिया, आईएक्स,
एनटीपीसी, एनएचपीसी, एचजीवन, ये स्टॉक्स में हमें लगता है यहाँ से 15 से 20% का अपसाइड दिख रहा है। रुपेश, कई सारे स्टॉक्स आपने बताया और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के, क्योंकि एक्सचेंज पर बात की जा रही है कि एक्सचेंज के थ्रू भी बिजली बेचने की तैयारी होगी। आईईएक्स और पीटीसी की बात भी आपने की। एक बार फिर से स्टॉक्स दोहरा देते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे रिपोर्ट्स पावर स्पेस पे आ भी रहे हैं कि अब आप सारे स्टॉक्स में आपको यहाँ सिलेक्टिव बाइंग करनी होगी, क्योंकि अच्छा खासा रन अप आ चुका है, वो चाहे फाइनेंसर हो, ट्रांसमिटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, और पावर स्टॉक में अब आपको सिलेक्टिव होना होगा। तो डिफरेंट स्पेसेस की, डिफरेंट सेगमेंट्स की बात भी यहाँ पर रुपेश कर रहे हैं। रुपेश, आपने एक्सचेंजेस पर भी, क्योंकि बिजली बेचने की बात की जा रही है, आईईएक्स के आप क्लियरिंग प्राइसेस भी देखे पर यूनिट हर महीने बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ से और कितना अपसाइड हम आईईएक्स जैसे काउंटर में देख सकते हैं? से आईएक्स में जो रेगुलेटरी ऑर्डर पेंडिंग है, जो मार्केट कपलिंग, उसमें काफी सारा सीआरसी हियरिंग चल रहा है। तो हमें लगता है 2 से 3 महीने के अंदर इस मार्केट कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट, जो रेगुलेटरी हर्डर्स है, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें लगता है कि उसमें 170, 180 का प्राइस टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक 140, 160 तक आ सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स ने काफी अच्छा पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। और एक्सचेंज वॉल्यूम में काफी हमने देखा कि बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच, बहुत सारा वॉल्यूम्स बायर सेलर्स वो एक्सचेंज में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली आईएक्स को यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हमें लगता है 160 तक रहेगा। लेकिन मार्केट कपलिंग पे सबका ध्यान है कि अगर मार्केट कपलिंग आ जाता है तो हो सकता है कि आईएक्स के लिए स्लाइटली नेगेटिव होगा। लेकिन जो पीएफसी है उसमें अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पर चल रहा है, तो डिसबर्समेंट का अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, एनपीए इश्यूज कम हो रहा है। और जो दूसरा कंपनीज है वो डिमांड सप्लाई से मिसमैच है, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में हमें लगता है ये ऑप्शन प्राइसेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा। वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म निगेटिव है। इसके कारण हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में उसमें बेनिफिट मिलेगा। स्ट्रक्चरली लॉन्ग टर्म में कोई बेट नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ग्रीन ट्रांजिशन, बट शॉर्ट टर्म में कोल इंडिया में भी अपसाइड दिख रहा है। एंड ऑब्वियसली एनटीपीसी को कैपेसिटी एडिशन का बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें लगता है एनटीपीसी और 270 का फेयर वैल्यू है, वहां तक जा सकता है। एनटीपीसी 270, आईएक्स 160 तक, और कोल इंडिया भी एक अच्छा यहाँ से अब भी होल्ड बनता है, नया फ्रेश बाय भी बनता है। ठीक है, सो यहाँ से फर्दर 15 to 20% का अपसाइड अब भी देखते हैं, डिस्पाइट द मूव रुपेश इन सेलेक्टिव पावर काउंटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश आज समय देने के लिए और ये सारा मैटर हमें समझाने के लिए और अपनी प्रिफर्ड बेट्स भी यहाँ बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और एनालिस्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट विभोर जुड़ गए हैं। विभोर मॉर्निंग, और हमारे साथ कुछ देर में मुनाफे का वरना गुरांग शाह भी जुड़ेंगे। विभोर, आपने पूरी डिस्कशन सुनी होगी। पावर स्पेस इस वक्त काफ़ी प्रिफर्ड स्पेस भी है, और इनफैक्ट सिर्फ पावर जनरेटर नहीं, पावर फाइनेंसर भी चल रहे हैं, एक्सचेंजेस भी चल रही हैं आईएक्स जैसे काउंटर्स पे। इस वक्त अच्छी एंट्री पॉइंट अगर इन 3 स्टॉक्स की जिसकी रुपेश ने बात की, आप कहाँ पर एक फेवरेबल एंट्री पॉइंट बताएंगे? एनटीपीसी की बात की, एनर्जी स्पेस से कोल इंडिया की बात की, और आईएक्स की, कौन सा सबसे अच्छा एक एंट्री पॉइंट आप सजेस्ट कर सकते हैं? आईएक्स मेरे रडार पे ऑलरेडी लास्ट 3 दिन से था। अगर आप फ्राइडे के मूवमेंट देखें, फ्राइडे को एक अच्छा खासा मूव आया था आईएक्स में, दैट इज प्रोबेबिलिटी 4% के आसपास मूव आया, बट वहां पे गैप फिलिंग स्टार्ट हुई, बट वो कंटिन्यूएशन में नहीं आई, वहां पर एक फॉलोअप नहीं मिला। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है आईएक्स में, तो आई वुड सजेस्ट कहीं 140 के ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोजिंग आ जाती है तो डेफिनेटली अपना राउंड बॉटम पूरा करने के लिए 162 के आसपास डेफिनेटली जा सकता है। और सेकंड वाज एनटीपीसी। एनटीपीसी में एक्चुअली ऑलरेडी रैली ऑलरेडी आ चुकी है, जहां से आप देखेंगे 175 से लेकर 2 महीने में स्टॉक ऑलरेडी 235 तक के गेंस दे चुका है, बट यहाँ पे 237 को क्रॉस नहीं कर पा रहा लास्ट 3 दिन में। मतलब इस वीक में 237 पे कहीं क्लोजिंग नहीं आई, तो एनटीपीसी का ट्रिगर पॉइंट या एंट्री पॉइंट रहेगा 237 के ऊपर। अगर क्लोज देता है तो डेफिनेटली गो फॉर अ बाय साइड।